नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर किसी के दिमाग में घूमता है। अपना घर खरीदें या फिर किराए पर रहें? कौन सा रास्ता बेहतर है? ये एक ऐसी बहस है जिस पर ना जाने कितनी सलाहें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं खरीदना ही समझदारी है, तो कुछ कहते हैं किराए पर रहना स्मार्ट मूव है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस पूरी बहस को अच्छे से समझते हैं। इस पूरी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी से। तो चलिए मिलते हैं दो दोस्तों से, राहुल और रोहित। हम उनके 20 साल के फाइनेंशियल सफर को देखेंगे और पता लगाएंगे कि उनके फैसलों का नतीजा क्या निकलता है। तो देखिए, राहुल फैसला करता है कि वो एक घर खरीदेगा और होम लोन लेगा, मतलब वो हर महीने ईएमआई भरेगा ताकि एक एसेट बना सके। दूसरी तरफ है रोहित, जो सलाह मानता है कि किराए पर रहो और जो पैसा बचता है उसे इन्वेस्ट करो। अच्छा, तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। 20 साल बाद इन दोनों रास्तों का आखिर होता क्या है? चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। देखिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए कुछ बातें मानकर चलनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं? प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपए। रोहित जो किराया दे रहा है वो है 35,000 रुपए महीना। हम मान रहे हैं कि किराया हर साल 10% बढ़ेगा और प्रॉपर्टी की कीमत भी 10% बढ़ेगी। और रोहित जो एसआईपी में पैसा लगा रहा है उस पर उसे 12% का रिटर्न मिलेगा। ये हमारी कैलकुलेशन का बेस है। तो 20 साल बीत गए और नतीजा चौंकाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राहुल जिसने घर खरीदा था उसकी वेल्थ बढ़कर हो गई है 6.73 करोड़ रुपए। वहीं रोहित जो किराए पर था और इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी वेल्थ है 2.36 करोड़। मतलब एक बहुत बड़ा फासला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई लोग तर्क देंगे कि भाई प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा 10% नहीं बढ़ती, ये थोड़ा ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम ये मान लें कि प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 7% की दर से बढ़ती है? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो पासा पलट जाता है। इस केस में रोहित यानी कि किराएदार ज्यादा वेल्थ बना लेता है, करीब 3.93 करोड़, और राहुल की वेल्थ रह जाती है 2.55 करोड़। तो इस हिसाब से तो किराए पे रहना बेहतर है। पर ये कैलकुलेशन अक्सर असल जिंदगी की उन बातों को भूल जाती है जो सिर्फ नंबरों में नहीं गिनी जा सकती। देखिए, जिंदगी सिर्फ एक्सेल शीट पर नहीं चलती, है ना? घर खरीदने का फैसला सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं होता। इसके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा होता है जिसका कोई मोल नहीं। ये बात कितनी सही है। रियल एस्टेट कोई स्टॉक नहीं है कि जब मन किया खरीद लिया। सही मौका, सही प्रॉपर्टी किस्मत से मिलती है, और जब वो मौका आए तो उसे पकड़ लेना चाहिए। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मौके और स्थिरता का भी सवाल है। और यही है वो फायदे जो किसी कैलकुलेटर पर नहीं दिखते। अपना घर होने से एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, परिवार को एक स्थिरता, एक परमानेंट एड्रेस मिलता है। मुश्किल वक्त में ये एक फिजिकल एसेट होता है। बार बार घर बदलने की झंझट से छुटकारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत होती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर फैसला कैसे लिया जाए? चलिए मैं आपको दो बहुत ही आसान नियम बताता हूँ। ये एक तरह के टूल हैं जो किसी को भी सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। पहला नियम है प्राइस टू रेंट रेशो। इसे समझना बहुत आसान है। बस प्रॉपर्टी की कुल कीमत को उसके सालाना किराए से डिवाइड कर दीजिए। अगर जवाब 20 से कम आता है तो इसका मतलब है कि खरीदना शायद ज्यादा फायदेमंद है, और अगर 20 से ऊपर है तो कुछ समय के लिए किराए पर रहना बेहतर हो सकता है। और दूसरा नियम है 4% का नियम। ये भी बहुत सीधा है। बस ये देखें कि जो सालाना किराया दिया जा रहा है, क्या वो प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 4% से ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक मजबूत इशारा है कि अब खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किराया बहुत महंगा पड़ रहा है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, ईएमआई से एक एसेट बनता है, किराए से नहीं। दूसरी बात, एसआईपी शुरू करना अच्छी आदत है, लेकिन लक्ष्य हमेशा अपना घर खरीदने का होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अपना घर किराए के घर से हमेशा बेहतर होता है। आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या घर सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है या फिर वो जिंदगी की नींव है जिस पर एक परिवार का भविष्य बनता है? आंकड़े और हिसाब किताब अपनी जगह हैं, पर असली फैसला तो इसी सवाल के जवाब में छिपा है।